जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच और हम लोगों ने इसकी शुरुआत जो है इतिहास विषय से की थी और हम लोग देख रहे हैं इस समय क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, जिसमें अब तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 और जिसका नाम होने वाला है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए और आप बगल में एक आदमी दिख रहा होगा, इसके विषय में भी अब मैं ही इसके विषय में क्या ही बताऊं, आप सभी खुद से इनके विषय में लोगों को बताओ। आगे बढ़ेंगे तो यहां आपसे दिया गया है लोहा। क्या दिया गया है? लोहा। लोहा आदि का जो मैटर है ये प्रायः समझ के बाहर ही हमेशा रहता है। चाहे कभी लोहा हो गया, कभी जव वाला हो गया, कभी काली मिर्चाई वाला हो गया, कभी पहिया वाला हो गया, कभी आग वाला हो गया, कभी सिक्का वाला हो गया और कभी मूर्ति कला वाला हो गया। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझने के लिए, जिनको समझने में कभी कभी दिमाग जो है खराब हो जाता है आप सभी का। ऐसा आपको कभी कभी लगा होगा, लेकिन मैंने पीछे कई चर्चाओं के माध्यम से कई चीजों को जो है काफी चीजें बता दिया है। जैसे मैंने मृदभांड जब बताया था तो सारा का सारा इकट्ठा बता दिया था। मैंने लगभग लोहे वाला जो चर्चा है इसको भी लगभग जो है आधा ही कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ ये महापाषाणिक के विषय में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसके स्थलों को भी जान चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं ओवरऑल जितना भी इसका डायमेंशन है, जो भी चीजें मैंने पीछे नहीं बताया, जो मुझे लगा था कि आप यहाँ जानोगे, तो वो चीज मैं यहाँ लेकर आया हूं आपके लिए। यहाँ आज जो है लोहे वाला किस्सा पूरी तरीके से जो है खत्म हो जाएगा। यानी कि लोहे से अब अगर क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर, कैसो भी बना ले, तो इसके बाहर का नहीं जाएगा। यहाँ मुझे एनसीईआरटी के दायरे को भी तोड़ना पड़ा, लेकिन आप सभी को समझाना था तो मैं दायरा तोड़ दूंगा। और एक बात और, एनसीईआरटी में एक चीज यहाँ, दूजी वहां, नई वाली में तो तीजी इधर, मैंने पीछे भी बताया था। तो इसलिए जो है यहाँ से आपकी चर्चा जो है कितना भी आप पढ़ो, आपकी चीजें जो है अधूरी रह ही जाती हैं। काफी चीजें हैं जो आपको समझ में आती ही नहीं है, आप क्लास 6 की भी पढ़ रहे हो तो भी। और क्लास 6 की एनसीईआरटी कितना डाटा दे देगा? थोड़ा बहुत देगा, क्योंकि ये क्लास 6 वाले बच्चों के लिए लिखी गई है बाबू। तो यहाँ लोहे का कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये बता भी रहा है कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो है बड़ी मात्रा में मिले हैं। अब यहाँ तो इसने बता दिया, केवल एक ही लाइन और भी कुछ दिया है, लेकिन वो आपके लिए खास नहीं है। एक लाइन में इसने कह दिया। अब आप लोहे के विषय में पीछे भी बहुत बार पढ़े हैं और कई जगह आप लोहे के विषय में पढ़े। अब आपका जो है मिस मैच हो गया। दोनों तीनों चीजें जो है आपने पीछे जो पढ़ा और जो यहाँ पढ़ा, सारी चीजें आपकी एक ही में मिल गई। अब जब चीजें मिल गई तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लोहा कब जो है अस्तित्व में आया, किस टाइम पर आया, कहां कहां आया, कैसे आया। ये चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। नहीं आई होंगी, बोलो हाँ। तो देखो यहां आप इतना देखो, पहले एक लाइन ये देख लो। इतना आपने देख लिया? कहो हाँ देख लिया। ये लोहे के जो है आधुनिक औजार है। इसे जो भी गांव वगैरह में कहते हैं मिस्त्री, मैकेनिक, कोई भी आदमी आए किसी भी क्षेत्र में रहे तो उसको मिस्त्री नाम से संबोधित करते हैं गांव वगैरह में।
और शहरों में प्रायः टेक्नीशियन वगैरह के नाम से बुलाते हैं। तो मिस्त्री हो चाहे टेक्नीशियन वगैरह हो, उनके हाथ में आप देखते होंगे पिलास। तो ये पिलास टाइप का ही है प्रायः तारों को छीलने वगैरह। और इसी टाइप का एक आता है जो बटुआ वगैरह को, जब खाना वगैरह बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो बटुआ वगैरह को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हो गया। ये आपकी दिख रही होगी कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी है आधुनिक वाली। ये हंसिया टाइप का आप देखते हैं। आज कल के टाइम पे जैसे धान वगैरह जब काटते हैं तो उस टाइम पे आप देखते होंगे दराती करके आता है, दराती करके आता है, जिससे धान वगैरह जो है आसानी से कट जाता है। इतना आप देख रहे हैं, इतना समझ गए। तो लोहा जब नहीं अस्तित्व में आया था, उसके पहले भी आप पाषाण काल में चले जाओ, जब पाषाण काल में जाते हो तो वहां भी आपको कुल्हाड़ी वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन वहां जो कुल्हाड़ी वगैरह बनी थी वह आपकी बनी थी पत्थर की। किसकी बनी थी? पत्थर की। फिर उसके बाद आगे आपका जो है ताम्रपाषाण संस्कृति आता है। ताम्रपाषाण यानी कि तांबा वगैरह का प्रयोग, तांबे वगैरह का प्रयोग आ रहा है। फिर आगे आप देखोगे कांस्य युगीन सभ्यता, तो यहां कांसे का प्रयोग होगा। तो जो ताम्रपाषाण सभ्यता है वह पहली बार जो है, एक तो हड़प्पा के पहले आती है और हड़प्पा के बाद भी आती है। ताम्रपाषाण संस्कृति जो है एक तो हड़प्पा के पहले भी आती है और एक हड़प्पा के बाद भी आती है। ये चीज यहां आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये जब मैं क्लास कराऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा। तो आपने यहां क्या जाना कि पहले भी जो है कुल्हाड़ियां वगैरह होती थी, और कुल्हाड़ियां होती थी तो पाषाण काल में हमें पत्थरों की देखने को मिल रही हैं। और ताम्र पाषाण काल जब आता है तो ताम्र पाषाण काल भैया दो टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपका हड़प्पा के पहले और एक मिलेगा हड़प्पा के बाद। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इतना। जब इतना समझ गए होंगे तो आगे आइए, यही एक स्लाइड, यही एक स्लाइड पहले मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे जो है एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि इसमें बात क्या कही जा रही है। महापाषाण काल के विषय में जो है आपने पीछे की क्लासों में जो है चर्चा ले लिया है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बोलो हाँ। तो देखो आप यहां देख रहे हो जिस समय उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। समझ में आया? जिस टाइम पर आपका जो है वेद वगैरह रचा जा रहा था, बात को समझो, जिस टाइम पर आपका वेद वगैरह रचा जा रहा था उसी टाइम पर आपका ये दक्कन वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है और कश्मीर, यहां आपको महापाषाणिक कब्रें देखने को मिल रही है। बोलो हाँ, समझ में आई ये बात? जिस टाइम पर आपका ऋग्वेद रचा जा रहा था, जिस टाइम पर आपका ऋग्वेद रचा जा रहा है उस टाइम पर, उसी समय आप दक्कन के क्षेत्र में देखोगे, आप कश्मीर वगैरह में देखोगे तो वहां आपको महापाषाणिक कब्रें देखने को मिलेंगी। कहो हाँ, मिलेंगे। फिर उन्हें जो महापाषाण कब्रें हैं उसमें हमें लोहे के औजार देखने को मिलते हैं। उन्हीं महापाषाण कब्रों में हमें लोहे के औजार देखने को मिलते हैं। और ये एनसीईआरटी ने कुछ नाम भी दिए थे कि महापाषाणिक स्थल जो है ब्रह्मगिरी है, आदि चन्नल्लूर भी है। इतना आप समझ गए? इतना आप समझ जाते हो तो देखो यहां ऋग्वेद कहा जा रहा है। अब यहां समझो, इस समय तक लोगों को धातु का ज्ञान हो चुका था, यह ताम्र पाषाण काल का दौर था। मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाण काल जो है
एक तो हड़प्पा के पहले भी चल रहा है और एक हड़प्पा के बाद भी चल रहा है। तो आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जो है यह ताम्रपाषाण काल का था। तो इसी टाइम जिस टाइम आपका ये महापाषाण काल चल रहा है, जिस टाइम आपका महापाषाण काल चल रहा है उसी समय आपका ऋग्वेद भी रचा जा रहा है। जिस टाइम आपका ऋग्वेद रचा जा रहा है उसी टाइम आपका ये महापाषाण काल यानी कि ये दफनाने वाला, कब्रों को बनाने वाला प्रथा भी जो है अस्तित्व में आ गया था। तो यहां आप सबसे पहले यहां देख रहे हो लोहा। कहां देख रहे हो? लोहा देख रहे हो। कहां देख रहे हो? महापाषाण काल में। ये समझ में आ गया इतना। फिर देखो जब पूर्व वैदिक काल में आप जाओगे, पूर्व वैदिक काल में जाओगे तो इस समय तक लोगों को धातु का ज्ञान हो चुका था। धातु का ज्ञान हो चुका था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। ताम्रपाषाण काल का दौर था, यह ताम्रपाषाण काल का दौर था। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जो है यह ताम्रपाषाण काल का दौर था, ना कि लोहे का। ठीक है, अभी लोहा यहां नहीं आया है लेकिन यहां आ गया है। जिस समय ऋग्वेद वगैरह की रचना हो रही है उस टाइम पर लोहा आ गया है, लेकिन कहां कहां आया है ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ जो हम इतिहास पढ़ते हैं इसमें लोहा कब आएगा अभी मैं दिखाता हूं। तो यहाँ आपको पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में क्या देखने को मिलेगा? तो ताम्रपाषाण काल का दौर मिलेगा जहां रथों का निर्माण हो रहा है वज्र और शिरस्त्राण। वज्र अर्थात जो है कटार, चाकू टाइप का। शिरस्त्राण यानी कि जो सिर में पहनने वाला होता है, आप बाहुबली वगैरह में देखे होंगे, जो ऐसे सिर पर जो है मुकुट टाइप का लगाता है जिससे मान लो बगल से तीर वगैरह आवे या सामने से आवे तो सिर में ना लगे, यानी कि आपके सिर की हिफाजत जो है करे रहता है। तो ये हो गया। यहां लोहा नहीं दिखा आपको, यहां क्या दिखा? तांबा दिखा आपको। इतना आपने समझा। फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो प्रथम लौह युग यानी कि सर्वप्रथम लोहे का आरंभ कहां हो रहा है? तो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम लोहा कहां मिल रहा है हमें? तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि केवल युद्ध के ही उपकरण जो है लोहे के बनाए जा रहे हैं। अभी जो है लोहे का जो हल होता है, हल यानी कि उसका जो फाल होता है वह अभी लोहे का नहीं बना था। और कहां नहीं बना था? तो उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हमें लोहा गलाने की भट्ठी मिली है। कहां से मिली है? तो वह स्थान है सुनेरी। ठीक है, सुनेरी एक स्थान है जहां से हमें लोहा गलाने की भट्ठी के जो है भट्ठी मिली है। तो सर्वप्रथम लोहा कहां आया? तो ये आ रहा है उत्तर वैदिक काल में। प्रथम लौह युग जो है इसे कह रहे हैं। इतना आप समझ गए होंगे। फिर आप देखोगे यहां छठी शताब्दी ईसा पूर्व। जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व आप देखोगे तो यह जो है द्वितीय लौह युग का चरण है। इस टाइम पर आप देखोगे कि 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्रथम बार कृषि कार्य हेतु लोहे के उपकरणों का निर्माण हुआ। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे का आगमन हो रहा है, लेकिन यहां केवल युद्धक हथियार ही बनाए जा रहे हैं। और वहीं जब आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाओगे, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप जाते हो तो आपको मिलता है कि अब लोहे के फाल भी बनाए जा रहे हैं। इससे जो है खेतों आदि में जो है उन्नति देखने को हमें मिलेगा। यहाँ पीछे की क्लास मैंने दिया था तो मैंने बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए बदलाव हुए थे। पहला तो अब जो है लोहे के फाल बनने लगे हैं और
दूजा क्या हो रहा है कि यहाँ आप देखोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही धान के जो पौधे हैं, अब धान की रोपाई की जा रही है, यानी कि पौधे अब लगाए जा रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पहले जब पौधे छींट दो मान लो, तो उसमें से कुछ पक्षी वगैरह चुन ले जाते थे, कुछ कीट पतंगे उन्हें खाकर नष्ट कर देते थे, कुछ धूप वगैरह लगती थी तो जल जाते थे। तमाम कारणों की वजह से जितना उसमें बीज छीटा जाता था उसका आधा अधूरा ही उगता था। लेकिन अब क्या होता है, अब उसकी रोपाई होने लगी तो लगभग लगभग सारे पौधे अब उगने लगे। तो आपको पता चल गया होगा कि जिस समय ऋग्वेद रचा जा रहा था उसी समय अन्य क्षेत्रों में जो है हमें महापाषाणिक कब्र देखने को मिल रहा था, तो उन्हीं कब्रों में हमें लोहे के अवशेष भी देखने को मिले थे। फिर उसके बाद हम जब ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को देखेंगे तो यहाँ ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है चल रही थी, ताम्र पाषाणिक युग का दौर था ये। तो यहाँ रथ वगैरह बन रहे थे, लेकिन सर्वप्रथम हमें लोहा देखने को कहाँ मिला, तो सर्वप्रथम हमें लोहा देखने को मिला उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में भी केवल युद्धक हथियार ही बनाए जा रहे थे, और कृषि में जो है लोहे के फाल का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है द्वितीय लौह युग कहलाता है, और इसी टाइम पर आपको लोहे के फाल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो लोहा वाला कॉन्सेप्ट जो है प्रायः आपके दिमाग को जो है हमेशा जो है एकदम झंझोर देता है, आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो जब ऐसा कोई टॉपिक आता है। तो यहाँ मुझे लगा कि लोहे को जो है एक तरफ से निपटा दिया जाए, एक तरफ से खत्म कर दिया जाए, लोहे वाला कॉन्सेप्ट जो है दोबारा बच्चों के मन में जो है या दुविधा या और कुछ जो समस्याएं आती हैं यह उत्पन्न ना कर सके। तो आशा करता हूं लोहे के विषय में आपको पूरी A to Z जानकारी मिल गई। अभी आप एक अभिलेख देखोगे, एक स्तंभ देखोगे जो लोहे का बना है, और आज तक ऐसा कहा जाता है कि उसमें जंग नहीं लगी है। आगे की चर्चाओं में वो भी है, वहां भी मैं उसको बताऊंगा। यानी कि उनके पास ऐसी तकनीकी थी, ऐसी विधि थी जिसको उपयोग करके उन्होंने ऐसा स्तंभ बना दिया है कि आज तक जो है उसमें जंग वगैरह नहीं लगा है। तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लोहे के विषय में जान लिया। अब लोहे के विषय में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या लोहे के विषय में आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप जो है बता ले जाओगे। समझ में आ गई होगी बात। जब समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अगर जिन बंधुओं को जो है यह समझ में नहीं आया है वह कमेंट वाले बॉक्स में जाकर खूब सारा कमेंट करे कि मुझे समझ में नहीं आया। और नहीं समझ में आया तो एक बार जो है वीडियो फिर से देखिएगा, हो सकता है कुछ उपकार चमत्कार हो ही जाए, आपके बुद्धि जो है खुल ही जाए। कुछ भी हो सकता है, जो हम सोच सकते हैं वो हो सकता है। इतना आप समझ गए होंगे तो ये पूरा का पूरा आप उतार लीजिए और कहीं भी इसका प्रयोग कीजिए। तो यहां आपसे गांवों में कौन लोग रहते थे तमाम बातें कही गई हैं। तो कुछ शब्द जो प्रायः प्रत्येक परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ कई शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में पहला है बेलल्ला। बेलल्ला जैसे हमारे गांवों में है, तो जैसे कोई कुछ किसी को कुछ बोलो तो एक बार में समझ ना आए उसे और वो दोबारा पूछे या सुने ही ना या वो काम करे ही ना, थोड़ा बैल टाइप का रहे, तो ऐसी दशा में हमारे गांव वगैरह में जो है उनको बेलल्ला नाम से बुला देते हैं। लेकिन यहाँ बेलल्ला का मतलब है तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी। तो आशा करता हूं बेलल्ला तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम अटपटा है, तो बेलल्ला आपको नहीं भूलना चाहिए। बेलल्ला मोटे दिमाग का, जैसे भल्लाल देव था बाहुबली में,
तो उसको बिलल्ला ही कह सकते हैं। ये हो गया तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बिलल्ला कह रहे हैं। और उसके बाद अगला शब्द आता है उड़वार। उड़वार यानी कि साधारण हलवाहे। हलवाहे, हलवाहे यानी कि जो हल वगैरह लेकर चलते हो, इसी टाइप का कुछ है। इतना आप जानो, और ज्यादा जानने का प्रयास ना करो, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, ना कि हमें पीएचडी करना है। एग्जाम निकाल लेना तो आराम से आ जाना, फिर पीएचडी कर लेना, कोई जरूरत नहीं है अभी पीएचडी करने का। और देखो, भूमिहीन मजदूर या दास को क्या कहते थे, तो कडेसियर या आदिमई कहते थे। और उसके बाद एक आदमी था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक जो है, यह प्रधान व्यक्ति होता था, और यह पद जो है अनुवांशिक था। पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आपका वैदिक एज है, उसमें जो राजा हैं उनका पद अनुवांशिक नहीं था। यानी कि यहाँ, अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो है ग्राम भोजक का जो पद है, यह अनुवांशिक है। यानी कि जैसे मान लो एक आदमी है, फिर उसका बेटा जो है ग्राम भोजक बनेगा, फिर उसके बेटे का उसका बेटा जो है, ऐसे जो है वंश परंपरा चलती रहेगी। तो ऐसे जो है, तो ग्राम भोजक का पद जो है अनुवांशिक था। ये न्यायाधीश, ठीक है, कभी कभी ये जो ग्राम भोजक लोग हैं, कभी कभी ये न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करने लगते थे या करते थे। इतना आप जानो बस। बाकी ये कहाँ की व्यवस्था है, जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। ये बिलल्ला कहाँ था, उड़वार कहाँ का है, भूमिहीन जो है मजदूर, दास वगैरह, कडेसियर वगैरह, ये शब्द कहाँ का है, ठीक है, कहाँ का है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज जो है आपको जब मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ाऊंगा तो वहां सारी चीज आपका ए टू जेड क्लियर होती रहेगी। और प्राय परीक्षाओं में आप देखते होंगे कि एक ऐसे शब्द दे देता है और उसका अर्थ पूछता है, या कोई शब्द दे देगा उसके बारे में कहेगा इस संदर्भ में कुछ बताइए। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहां आपसे कहा जा रहा है कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र भी होते थे, ठीक है, अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति यानी कि अपने घर के मालिक, अपने घर के पति। फिर यहां आपसे कहा जा रहा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। यहाँ ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, वो लोहे वाला था उसको मैंने समझा दिया, और ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, उसी को आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। जो ये मान लो मैंने यहाँ 2 लाइन अंडरलाइन की है, तो आप क्या करना, ऐसे टिक्कू करना, फिर ऐसे एक लाइन लिख देना, फिर ऐसे टिक्कू करना, एक लाइन लिख देना, ऐसे टिक्कू करना, एक लाइन लिख देना, ऐसे करना, एक लाइन लिख देना, ऐसे करना, एक लाइन लिख देना, ऐसे करना, फिर एक लाइन लिख देना। तो यहाँ मैंने 2 लाइन बताई, यहाँ 2 लाइन बताई, तो ये आपका यहाँ 4 लाइन हो गया। फिर एक लाइन ये बताई थी, यहाँ लिख लिया। ऐसे करके आप यहाँ 20, 25, 30 लाइन दिया गया है, उसको आपने जो है यहाँ 3-4 लाइनों में लिख लिया। अगर एनसीईआरटी हो आपके पास, तो बगल में यही चीज जो दी गई है, ऐसे बगल में जो मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे बगल में ऐसे करके लिख लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब हो तो बगल ही ऐसे लिख डालो। इससे क्या होगा कि आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। बगल में लिखा है, जब कभी आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो एनसीईआरटी पढ़ो ही, बगल में जो आप लिखा है केवल वही फॉलो कर लो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिल भाषा है उसकी जो प्राचीनतम रचना है, उसी को जो है संगम साहित्य कहा जाता है। आगे जब मैं क्लासें कराऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा आपका, ठीक है, चोल चेरे पांड्या वगैरह के विषय में। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है, तो इसे इसलिए जो है तमिल साहित्य वगैरह कहा जा रहा है। तो यही 2 लाइन आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। बाकी सारा जितना दिया गया है इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए।
क्योंकि यही अगर सारा चीज पढ़ने लग जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीजें जो है, जैसे गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे, कहाँ होते थे, किस गांव में होते थे। यहाँ आप ये नहीं समझ पाओगे। एनसीईआरटी में मान लो मैं आपको ये सारा कुछ हाईलाइट करके बता दूं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये बात जो है पाषाण काल की कही जा रही, या वैदिक काल की कही जा रही, या सिंधु घाटी सभ्यता की कही जा रही, या छठी शताब्दी ईसा पूर्व की कही जा रही है, एक मौर्य की कही जा रही है, मौर्योत्तर कही जा रही है, या गुप्त कही जा रही, गुप्तोत्तर कही जा रही है, या गुप्तोत्तर के बाद मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल के आसपास की बात कही जा रही है। कहाँ की बात कही जा रही है, कहाँ कहाँ वाले गांव के लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ अगर ये सारा कुछ आप पढ़ने चले जाओगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो चीज, दो चार चीजें हैं जो लग रही हैं कि ये जरूरी है, यहाँ जान लेना चाहिए, उन्हीं को मैंने बता दिया है। बाकी बहुत जगह आप पढ़ने जाओगे तो वहां आपको यही सारा कुछ जो है हाईलाइट कर करके दे दिया जाएगा, नोट्स बना के दे दिया जाएगा, जो कि किसी काम की नहीं है। इसे आपको जो है स्टैंडर्ड बुक से ही कंप्लीट करना है, और चीजों को जैसे कहीं का आप पढ़ रहे हो तो वहां के गांव के बारे में जान लो। यही सारा कुछ पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये हो गया, यही रणनीति होती है एनसीईआरटी को पढ़ने की। आप बीच बीच में मेरे द्वारा ये सारी चीजें जानते भी रहिए। ये इतना आप समझ गए। जब इतना आप समझ लेते हो तो आगे आपका दिया गया है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। एक जातक कथा आती है, ठीक है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जातक कथा, ये आपके 2 लाइन केवल आप यहां जान लो। उसके बाद जब मैं स्पेशल आपका बौद्ध और जैन पढ़ाऊंगा, या आर्ट एंड कल्चर के तहत भी आपको बौद्ध और जैन के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, साहित्य आदि के रास्ते। तो यहां आप 2 लाइन जान लो, और यही 2 लाइन आप अपने नोटबुक में उतार लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है, आप स्टैंडर्ड में ही पढ़िए। फिर यहाँ एक निर्धन की चतुराई वगैरह दी गई है। अब कुछ लोग होंगे ये सारी चतुराई वगैरह आपको एक एक करके पढ़ा देंगे, क्या जरूरत है। पीएचडी, ना तो हमें पीएचडी करना है और ना तो फालतू का समय बर्बाद करना है, तो ये सारी चीजें भी नहीं देखना है। फिर प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। ये तमाम बातें और भी कही गई हैं, कुछ नहीं जानना है यहाँ। ये आप एक चित्र अभी देखे रहिए, बाद में जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा मैं ही। एनसीईआरटी में मैं दायरा कम कर दे रहा हूँ, जो इसमें छूटा रहेगा वो सारा कुछ वहां कवर कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इन सारे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इन सारे बिंदुओं को भी समेटते हुए आपको सारा कुछ पढ़ा दूं, सारा कुछ बता दूं। आशा करता हूँ ये आप जान गए होंगे। अब देखो यहाँ एक शब्द आ रहा है वलयकूप। वलयकूप क्या होता है? इन सारे में इतने जो आपके बिंदु दिए गए हैं, ये सारा कुछ ये वलयकूप मिला है कहीं का, आप इसे देख लीजिए, बस केवल देख लीजिए। और वलयकूप, इसके बारे में 2 लाइन आपको लिख लेना है। एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो बगल में ऐसे लाइन बनाओ और ऐसे लिख दो। यहाँ जब एनसीईआरटी देखोगे तो आपका यहीं कहीं जगह रहती है एनसीईआरटी में, या पीछे की साइड जगह रहती है। तो ऐसे एनसीईआरटी में आप, अब मान लो इतना बड़ा पेज है, आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने जाओगे तो फिर से आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसी एक पेज वाला मटेरियल जो है, दो दो लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन ऐसे लिख लो। बस दोबारा जब पढ़ोगे तो पूरा पेज पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानना केवल आपको यही 3 बिंदु था। इतना आप समझ में आ गया होगा। जब इतना आप समझ जाते हो तो यहाँ देखो, परकोटो अर्थात परकोट जो है ये दुर्ग होता है, ठीक है। परकोट जो है ये दुर्ग होता है। मान लो कभी एग्जामिनर का यहाँ कुछ खाली हो जाए, परकोट का मतलब ही पूछ ले, तो ये आप देख लो, परकोट यानी कि दुर्ग। तो मुझे बताना था यहाँ वलयकूप के विषय में, है ना। तो देखो वलयकूप
गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। वलय कूप, ठीक है, प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। देखो यहां मैंने वलय कूप इसलिए बताया क्योंकि देखो वलय कूप, वलय कूप आप नाम सुनो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये भूगोल विषय से संबंध रखता है, भूगोल विषय की कोई घटना है, ऐसा इसके नाम से जो है प्रतीत हो रहा है। वलय कूप, वलय, वलय कूप, ठीक है, कुआं वगैरह, ठीक है, से संबंध रख रहा है। लेकिन वलय कूप के बारे में दो लाइन आपको यही इतना जानना है इस स्लाइड में कि वलय कूप जो है गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो यहां आपको केवल वलय कूप के बारे में जानना है, बाकी सारा कुछ छोड़ देना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ थोड़ा आपको दो चार बिंदु जो है एक्स्ट्रा जानना है। क्या जानना है? दो चार बिंदु जो है एक्स्ट्रा जान लेना है। ये बेरी गाजा, बेरी गाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है। पहली बात तो आपको यही जानना है। जैसे आपके पास एनसीईआरटी है तो ऐसे बनाओ, एक पॉइंट इधर लिखो, फिर ऐसे बनाओ, एक पॉइंट इधर लिखो, फिर ऐसे बनाओ, एक पॉइंट इधर लिखो, एक ऐसे बनाओ, एक पॉइंट इधर लिखो। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, जो केवल वीडियो के सहारे ही पढ़ रहे हैं, वो पहली लाइन में बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। अपने नोट में एक लाइन ये लिखेंगे। दूजा लिखेंगे बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो यहाँ दूजी लाइन में क्या लिखोगे? आयात होता था, ठीक है, दूजी में। और तीजी में आप लिखोगे निर्यात होता था। तो यहां आपको ये दो बिंदु नोट करने हैं कि आयात किस चीज का हो रहा है और निर्यात किस चीज का हो रहा है। बाकी बेरीगाजा कहां से संबंध रखता है, जब इसका टर्म आएगा, जब इसका विषय आएगा तो वहां मैं बता दूंगा, तो आपको बेरीगाजा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेरीगाजा के विषय में आपको यही दो लाइन नोट कर लेनी है, ठीक है। ये यहां तक हो गया। फिर आहत सिक्के, ऐसे आप हेडिंग डाल लेना, ठीक है। आहत, आहत सिक्के। मैं किससे लिख रहा हूं भाई, किसके किससे लिखूं मैं? सिक्के, सिक्के, आहत सिक्के। फिर इसको ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद ऐसे चाहो तो इस तरीके से पॉइंट करके भी आप इसके विषय में ऐसे लिख सकते हो, और चाहो तो ऐसे करके ऐसे लिखो, फिर ऐसे करो, ऐसे लिखो, फिर चाहो तो ऐसे करो, ऐसे लिखो, फिर चाहो तो ऐसे करो, ऐसे लिखो। चाहे तो आप ऐसे गोला बनाओ, फिर ऐसे लिखो, फिर गोला बनाओ, फिर ऐसे लिखो, फिर गोला बनाओ, ऐसे लिखो, फिर गोला बनाओ, ऐसे लिखो। चाहे तो आप पॉइंट करके लिखो, एक दो, फिर इधर तीन हो गया, फिर इधर आपका चार हो गया। तो इस तरीके से भी आप जो है चीजों को लिख सकते हो। तो आहत सिक्कों के विषय में हमें क्या जानकारी लेना है? तो आहत सिक्के जो है सबसे पुराने सिक्के हैं, ये बात समझ में आ गई। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। कुछ भी समझाने लायक नहीं है तो मैं समझाऊंगा नहीं। और सिक्कों का इतिहास जो है काफी लंबा चौड़ा है, तो इस पर कम से कम एक क्लास हमें सिक्कों पर ही बनानी पड़ेगी। तो जब आर्ट एंड कल्चर का विषय आएगा तो सिक्का मैं उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। आपका जो स्रोत वाला पार्ट होता है उसी के अंतर्गत जोड़ जाड़ के इसको मैं समाप्त कर दूंगा। यहां भी आपको आहत सिक्कों के विषय में देखो, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? आयताकार आपका हो गया, वर्गाकार हो गया, ठीक है। आयताकार, वर्गाकार और कभी कभी गोलूसा होता था। तो ये आप देख सकते हो आयता वर्गाकार में, ये इसे देख सकते हो, ये गोलू टाइप का आप देख सकते हो। तो यहाँ कह रहा है आयताकार, वर्गाकार, गोलू टाइप का। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, ठीक है, धातु के बने होते थे। ये आप देख लो। और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इन सिक्कों पर कुछ भी नहीं लिखा था। अगर आपसे कह दिया जाए कि लिखा था, कहना नहीं, हमने एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं हम लोग, हमको मूर्ख ना बनाओ। ऐसे मूर्ख बना बना के तो हमारी जिंदगी है जो है
ले लिए हो तुम लोग, हमारी जिंदगी है जो कईयों साल जो है चौपट कर दिए हो ऐसा 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 क्वेश्चन बना के। कह रहा मैं एनसीईआरटी जो है पढ़ के आया हूँ, मुझे मत बहलाओ भैया, मत बहकाओ। और देखो इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत। यानी कि जैसे एक मान लो ये है और इसी को मान लो ये हमारी घड़ी है, ठीक है। जैसे मान लो ये मिट्टी का गोला है, ये यहाँ मैं मिट्टी का गोला ले रहा हूं और मिट्टी के गोले में आप बचपन में जो है ऐसी कलाकारियां किए ही होंगे। आप कोई भी वस्तु ले जाते थे, पैसे ले जाते थे, मान लो जैसे मिट्टी का आप गोला बनाए, उसके बाद पैसा ले गए, पैसा ले गए उसी में जो है इसे धसा दिए, ठीक है, इसे धसा दिया और धसा देने के बाद फिर वो आपका पैसा जो है उसी में छप जाता था। तो आप क्या कर दिए, उसको आहत कर दिए, ठीक है, आहत कर दिए, घायल कर दिए, ठीक है। तो ये जो धातु का चादर है या धातु है, ठीक है, गोला चौकोर वाला, आयताकार वाला, तो ई पर जो है जब ऐसे ऐसे ठप ऐसे लगा दो उस पर, तो ये घायल हो जाएगा, घायल हो जाएगा, जो चीज इस पर छापना चाहो तो वही इस पर छप जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, कुछ छपा है, फूल पत्ती टाइप का, जनारो टाइप का, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया। इसके बाद आगे इस वाली स्लाइड में आपको क्या जानना है, तो आपको इस वाली स्लाइड में जानना है मथुरा, मथुरा के विषय में जानना है, ठीक है। तो मथुरा के विषय में आपके पास अगर एनसीईआरटी हो तो ये यहाँ जगह खाली है, ठीक है, यहाँ ऐसे आपको हेडिंग डालना है मथुरा, मथुरा हेडिंग डालना है, फिर ऐसे ऐसे बिंदु पॉइंट जो भी आप बनाना चाहो ऐसे बना लो। पहला पॉइंट इधर लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो, पांचवा लिखो, छठा लिखो। तो मथुरा हेडिंग डालना है आपको, ऐसे लिख डालना है। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इतना आपको जान लेना है, किस किस मार्ग पर स्थित था, ये सारा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। शहर के चारों ओर जो है किलेबंदी थी, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में इनमें अधिक मंदिर बने थे, ये हो जाएगा। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, ये हो जाएगा। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, ये हो गया। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इतना हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। अब जब दोबारा आप आओगे एनसीईआरटी पढ़ने, यहां मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर मान लो मैंने पढ़ा दिया आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आप आओगे ये सारा कुछ पढ़ोगे, लेकिन पहले से आपने यहाँ मथुरा का हेडिंग डाल के जो तीन चार बातें इंपॉर्टेंट थी या जरूरी थी उसको आपने यहाँ बगल में लिख दिया है। तो दोबारा जब आप पढ़ने आओगे तो आप भले ही पूरा पढ़ लो, लेकिन आपको पता है कि जानना मुझे केवल इतना ही है, पढ़ना मुझे केवल इतना ही है, याद मुझे केवल इतना ही रखना है, बस। तो दोबारा आप भले ही पूरा पढ़ लो, लेकिन आपको ये वो दिशा दिया गया है कि केवल इतना ही जानना है, बस। तो हर एक चैप्टर में अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब हो तो यही करते जाइए। अगर किताब नहीं है आपके पास तो बगल में या कहीं आप नोट्स वगैरह ले लो, तो उसी में आप लिख डालो। जैसे आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो पहली बार लगेगा कि ये सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट ही है, और आप जो है तरह तरह का जो है हाइलाइटर लेकर बैठते हो और जो रंगाई रंगते हो जिसकी कोनो सीमा ना, इधरो रंगोगे उधरो रंगोगे, उसके बाद हरा पीला नीला काला गुलाबी चमकीला तो करबे करोगे, बगलवा में लिखबो करोगे और हाईलाइटो करोगे। तो आप जब पहली बार पढ़ोगे तो ऐसे ही आपके साथ होगा, लेकिन जब टीचर द्वारा पढ़ लेते हो तो इसी तरीके से आपको जो है बगल में नोट डाउन कर लेना है। जब बगल में नोट डाउन कर लोगे, भले आप पूरा का पूरा आओ पढ़ लो, लेकिन आपको एक दिशा दिया रहेगा, आपको एक अंदाजा लगा रहेगा, आपको एक अनुमान जो है यहाँ लगा रहेगा कि मुझे इसमें जो है इस पैराग्राफ में केवल इतना ही जान लेना है, ठीक है, इस पेज में केवल इतना ही जानना है। इतना आप समझ गए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है उत्तरी काले चमके पात्र यानी बीपीडब्ल्यू। तो आपने अगर पीछे की चर्चा के बारे में सुना होगा, पीछे की क्लास को देखा होगा, तो लगभग जब मैं आपको वैदिक एज पढ़ा रहा था या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था, तो उसी टाइम मैंने जो है सभी प्रकार के मृदभांड जो है उसकी लिस्ट दे दी थी, चाहे वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हो, चाहे वैदिक में पूर्व या ताम्रपाषाणिक हो,
और या उत्तर वैदिक का हो या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का हो, सारा का सारा मैंने वही एक जगह लिस्ट दे दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि प्रायः जो है मृदभांडों से एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, और लोहे वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो सिक्कों से जो है आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी एरियाज हैं, कुछ ऐसे दिशा हैं जहां से जो है प्रायः एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि बौद्ध से भी प्रायः आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन, और जैन से भी प्रायः एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मैंने इसकी चर्चा को पीछे ही समाप्त कर दिया था। यहाँ आपको इसके विषय में इससे ज्यादा नहीं जानना है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। आप कहोगे सर पीछे की चर्चा में भी आपने बताया था तो 4 ही 5 टाइप का मृदभांड और 4 ही 5 कालखंडों यानी कि समय में बताया है। इसके बाद क्या मृदभांड बनना बंद हो गया या मिलना बंद हो गया, क्या हुआ था? तो मैं कहूंगा हाँ, मृदभांड जो है मिल रहा था, काफी अच्छी मात्रा में, काफी अच्छा मृदभांड मिलने लगा था। लेकिन यहां आपको यह चीज देखना है कि मृदभांडों का उपयोग जो है हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो मृदभांडों का उपयोग हम इसके जो है कालखंड को, इसके पॉलिश वगैरह को, इसकी जो है कला आदि के विषय में जानने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के समय को देखोगे तो ऐसे ऐसे स्रोत हमें मिल रहे हैं जिससे हमें उस कालखंड की संपूर्ण जानकारी आसान वे में मिल जा रही है। तो इसलिए हम जो है इन स्रोतों का उपयोग जो है अब करना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी का स्रोत जो है मिल रहा है। तो क्या जरूरत है हमें घिसी पिटी स्रोत का उपयोग करने की। तो यहाँ जो मैंने ये पॉइंट दिया है, बस आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है जिन पॉइंटों को, बस आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मैंने यहाँ समझ लो इसे आप एक लाइन में लिखिए। तो आप NBPW अगर पीछे आपने इसको पढ़ लिया है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और अगर किसी ने भी, वैसे भी NCERT समझ के बाहर है, चीजें बिखरी हुई हैं, और जिन्होंने डे 1 से जो है क्लासें नहीं की हैं उनको यह सारा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उनको यह सारा कुछ वैसे भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास 1 से ही आपको सारी चीजें देखते आना है। ये हो गया। फिर यहाँ जो लाइन दी गई है ये से, जैसे NCERT है आपका, बगल में जगह पर्याप्त रहता है, NCERT में ही ऐसे पॉइंट करके ये सारी चीजें लिख लो, ताकि जब दोबारा NCERT को पढ़ो तो यही चीजें आपको रहे कि जो मैंने लिख दिया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, दोबारा अगर पढ़ने आ रहे हैं तो इधर कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये लिख दोगे तो आपका एक बार बन जाएगा कि हमें इतना ही चीज पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारा कुछ ऐसे आपको देखना है। फिर देखो यहां आपसे कहा जा रहा है कपड़ों का उत्पादन। तो कपड़ों का जो उत्पादन हो रहा है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। इतना आपने जान लिया कपड़ों के विषय में। यहाँ आप कपड़ों के विषय से ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद यहां आप देखोगे शिल्पकार तथा व्यापारी। शिल्पकार तथा व्यापारी ये लोग जो है अपने मिल मिलकर अलग से संगठन बना रहे हैं, ठीक है, अलग से संघ बना रहे हैं, जिस संघ को जो है श्रेणी कहा जा रहा है। अलग अलग मिलकर संघ बना रहे हैं जिसे क्या कहा जा रहा है, श्रेणी कहा जा रहा है। श्रेणी, श्रेणी कहा जा रहा है। अब यहां आपने देखा शिल्पकार, शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी वह क्या काम करती थी उसके विषय में हमें यहां जानकारी लेना है। तो मैंने अलग पिन कर दिया है। तो देखो शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण जो है करना था। इतना काम किसका था? तो जो है शिल्पकार श्रेणी जो था उसका था। अब व्यापारी वाली जो श्रेणी है, ये व्यापारी वाली श्रेणी, ये इसका क्या काम था? तो व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी,
श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो इनका काम ये था। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ और भी बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन एक शब्द है आपका अरिकामेडु। तो अरिकामेडु वर्तमान में जो है पुदुचेरी में है और यह एक पत्तन है। अरिकामेडु एक शब्द है जो वर्तमान पुदुचेरी में है, यह एक पत्तन है। ऐसे बगल में एनसीईआरटी में ऐसे जगह खाली है। अरिकामेडु हेडिंग लिखिए, फिर लिखिए यह वर्तमान पुदुचेरी में है, यह एक पत्तन है। इसके अलावा बाकी सारी जानकारी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पीछे से जो है शुरुआत से इतिहास को सीक्वेंस से नहीं पढ़ा। यही सारी बातें जान लोगे तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा, और जब ऊपर से उड़ने लगे तो समझ लो आपका जो है रुचि नहीं है पढ़ने में। तमाम और भी बातें कही जा रही हैं, इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, बस इतना जान लो, बात खत्म है। फिर यहां आपसे कहा जा रहा है कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। कई बर्तनों में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी जो है अभिलेख भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? तमिल ब्राह्मी। अब कहाँ मिले थे ये तो जब आप क्लास करोगे, सीक्वेंस से करोगे तो चीजें जो है एक के बाद एक आती रहेंगी तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा एनसीईआरटी का दायरा बिखरा हुआ है। जब एनसीईआरटी का दायरा बिखरा हुआ है तो ऐसे में चीजों को समझना काफी कठिन हो जाता है। अगर मैं एनसीईआरटी के दायरों को ज्यादा तोड़ दूं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको समझ में और भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है केवल उन्हीं बिंदुओं को आप ऐसे बगल में एनसीईआरटी में जगह खाली रहता है, ऐसे इतना ऐसे लिख लो। 2 लाइन है, 2 लाइन लिख लो, फिर आगे बढ़ जाओ, ताकि जब दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने आओ तो ये 2 लाइन आपका जो है यही जानना है, इतना आपको पता है, और दोबारा पढ़ लो अगर मन कह रहा है तो। बाकी इससे ज्यादा और कुछ मत जानिए। और उसके बाद यहाँ देखो, प्रायः आप यह कोशिश कीजिएगा जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको हल करने का प्रयास किया करिएगा। जैसे यहाँ गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। यहाँ आपसे कहा जा रहा है तमिल में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जा रहा है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि इन्हें जो है बेलल्ला कहा जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो। इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए करने को कह रहा हूं कि यहाँ जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं। अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी की तो हल करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा कि आप जो है जब मेंस की कॉपी लिखोगे तो उसमें आपको सबसे पहले एक भूमिका टाइटल बनाना रहता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इन क्वेश्चनों को करते रहोगे तो आपका भूमिका और टाइटल जो है यहीं से समाप्त हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा कुछ जो है भूमिका बनाने में जो है आसानी होती रहेगी, आपका आराम से भूमिका जो है आसान हो जाएगा। बाकी तमाम बातें यहाँ दी गई हैं, इन सबको जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये कुछ लोग जो है इसी को जो है आपको हाईलाइट कराकर जो है नोट करा देंगे कि ये, अब ये क्या जानोगे इसमें, ये मोटा मोटी डेट दिया गया है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा कुछ जो पीछे दिया रहता है ये सब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने सीक्वेंस से पीछे पढ़ा ही नहीं। तो इन सब चीजों को हाईलाइट करके नोट करके क्या फायदा है? कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आज की चर्चा बस इतनी ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और शेयर करके इस अच्छे नेक काम को आप आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाते हैं तो इसलिए आप जो है अच्छा काम करने में आप भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब आप भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो यानी कि आप भी एक नेक काम की ओर आगे बढ़ गए, और आप जो है आगे अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो नेकी का राह जो है पहले से ही आप चुन लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।